टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी के बारे में हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। एक के बारे में मैंने बताया था अपना बैकग्राउंड पॉलिटी का, और दूसरी क्लास के अंदर मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। दोस्तों, आज जो हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं वो है हमारे आर्टिकल्स। तो दोस्तों, हमारा जो है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, और जिसके अंदर के पहले 395 आर्टिकल थे, और जिसमें से हमें 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे। तो अभी की डेट में जो है हमने मॉडिफाइड करके 465 आर्टिकल, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल हमने कर दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, जनवरी 2019 में इस संविधान में 103वां संशोधन हो चुका है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा पार्ट ए है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है। तो पहले वाले आर्टिकल की बात करें तो उसे जो है संघ का नाम और क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो जैसे आप जानते हैं कि भारत का नाम जो है वो आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत 2 नाम से संबोधित किया गया है। दोस्तों, सेकंड आर्टिकल पे आते हैं, इसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो दोस्तों, संसद के द्वारा जो है नए राज्य का प्रवेश या स्थापना की जा सकती है। तीसरे आर्टिकल पे आते हैं नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों का परिवर्तन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों परिवर्तन से संबंधित है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे हम लाइव एग्जांपल करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर राज्य का निर्माण किया गया है, और यह बढ़ाना या घटाना। तो इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर पहले जो था स्टेट था, अब जम्मू कश्मीर को क्या है, डिवाइड कर दिया गया है स्टेट से यूनियन टेरिटरी के अंदर, जिसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा होगा जो यूनियन टेरिटरी में होगा, और लद्दाख का जो है दूसरा हिस्सा है जो कि जम्मू का पार्ट था, वो भी यूनियन टेरिटरी में आ जाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट की बात मानने के लिए मान्य होता है, और प्रेसिडेंट जो है वो विधानसभा होती है स्टेट की, उसकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसा कि दोस्तों आपको सभी को पता है कि 5 अगस्त को वहाँ पे जो है 370 आर्टिकल हटा दिया गया था, और राज्य से जो है उसे यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया गया था। उससे पहले वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल था। तो प्रेसिडेंट रूल पे जो है सेंट्रल का ही वो रहता है, प्राइम मिनिस्टर का ही अधिकार रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, हमारे लाइव एग्जांपल है जम्मू कश्मीर का, कि वहाँ पे जो है राज्य की विधानसभा से हमने कुछ डिस्कस नहीं किया है इस मैटर पे, और बाध्य नहीं है। पेशेंट केवल पूछ सकता है, पर उसकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो है संघ सरकार राज्य सरकार को समाप्त कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को समाप्त भी कर सकती है। तो दोस्तों, ये आर्टिकल तीसरा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसके बाद हम पहुँचते हैं तो हमारा जो है, इसके अलावा दोस्तों हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए कि इंडिया जो है एक 100 अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 के अंदर, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश ने क्या किया, आपस में कोऑर्डिनेशन किया। कुछ भाग इंडिया दे सकता है बांग्लादेश को, और कुछ भाग ले सकता है। तो इंडिया ने 111 जो अपने क्षेत्र जो बांग्लादेश को दिए हैं, और बांग्लादेश से 51 क्षेत्र लिए हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि ये कोर्ट के अंदर केस चला था, जिसमें से कोर्ट ने कहा था कि सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, कुछ क्षेत्र ले सकता है या कुछ दे सकता है। दोस्तों, इसके अलावा हमें पता होना चाहिए हमारे देश के अंदर 552 देसी रियायतें थीं, जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, जिसमें से 549 जो इंडिया में सम्मिलित हो गई थी, और 3 सम्मिलित नहीं हुई थी, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो हैदराबाद को पुलिस के द्वारा जो है वहाँ पे सेना और पुलिस भेजी थी, हमारे होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जूनागढ़ जो जनमत के द्वारा, और कश्मीर का विलय पत्र के द्वारा हुआ था। दोस्तों, इतना हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं पार्ट सेकंड सिटीजनशिप की, आर्टिकल 5 से 11। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हाँ, भारतीय राज्य के पूर्व सदस्य होते हैं। तो जो सिटीजन हैं इंडिया के, वो सिविल एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और जो विदेशी होते हैं वो किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, उन्हें सिविल और पॉलिटिकल राइट नहीं होते। इसके अलावा दोस्तों, आपको सभी को मालूम है भारतीय नागरिकों के अधिकार के आर्टिकल 15 में क्या, लोकसभा
और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वोट डाल सकते हैं। आर्टिकल 16 के अंदर क्या है, हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये हमारे क्या अधिकार हैं, सिटीजनशिप का अधिकार है। आर्टिकल 19 जो पोस्टिंग का अधिकार है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति कौन बन सकता है, भारत में जन्म से नागरिक होना अनिवार्य है। तो दोस्तों इसके अलावा क्या संविधान निर्माण मतलब किन्हें किन्हें जो है वो सिटीजनशिप दिया जाता है, या तो बर्थ हो उसका जन्म हुआ हो इंडिया में, या उसके पेरेंट जो है इंडिया हो, या 5 वर्ष संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले वो आया हो, जैसे संविधान लागू हुआ उससे पहले आया हो, तो वो इंडिया का सदस्य नागरिक माना जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम जो है बात करते हैं जो हमारे सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 12 से 35, जिसे जो फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, मूल अधिकार बोलते हैं, पार्ट 3 का पार्ट है 12 से 35। तो दोस्तों सबसे पहले जो बात करेंगे हम, तो ये क्या है, इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। किन्हें, फंडामेंटल राइट्स को। मूल रूप से 7 थे, पहले ये 7 थे, पर एक को हटा के जो है संपत्ति का अधिकार हटा के जो 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हटा दिया गया, और जिसके अंदर जो है संपत्ति का अधिकार जो लीगल राइट बताया गया। लीगल राइट दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की। तो इसमें आर्टिकल 12 में क्या राज्य की परिभाषा दी गई। इसमें बताया गया कि एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव, इस भाग में जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव है राज्य सरकार की, वो राज्य सरकार के अधीन है। इस भाग में राज्य में भारत सरकार और संसद और सरकार और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल और भारत क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थायी या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं आर्टिकल 13 की। तो आर्टिकल 13 इसमें नहीं दे रखा, पर मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 13 में क्या था, जुडिशियल रिव्यू रहता है सारी लेजिस्लेशन का इन इंडिया। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या है, न्यायिक समीक्षा के योग्य है। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में 226, इन्हें क्या बोलते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मूल अधिकारों के संरक्षण। तो मूल अधिकार से यदि कुछ छेड़छाड़ होती है तो वो जो है ना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे अधिकार है कि वो जो है उसकी पावर सेंट्रल की या फिर स्टेट पावर को शून्य करने की शक्ति प्रदान करता है। गॉड फादर है किसका, फंडामेंटल राइट का। इसे असंगत या उत्पीड़न करने पर शून्य होगी। इसके संग किसी ने छेड़छाड़ किया आपके फंडामेंटल राइट पर, तो उसकी शक्ति जो शून्य कर देगा कौन, सुप्रीम कोर्ट या फिर जो है हमारा जो हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का संरक्षण है। वो क्या करता है, सारी चीज़ें देखता है कि कोई नियम से खिलाफ तो नहीं आ रही। दोस्तों इसके अलावा पार्ट 1 पे आते हैं, इसमें राइट टू इक्वलिटी, जिसमें आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आता है। तो इसमें क्या गुणवत्ता पहले से ही राज्य कानून के समक्ष किसी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। तो इसमें क्या राइट टू इक्वलिटी है, मतलब सबके लिए जो समान जो है लॉ होगा, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, तो सबके लिए समान जो रहेगा। केवल इसमें दोस्तों हमें इतना पता होना चाहिए, गवर्नर और जब तक प्रेसिडेंट रहेंगे अपनी पोस्ट पर, जब तक उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज नहीं कराया सकता है। बाकी सबके लिए कानून जो है समान है, इक्वलिटी फुल हो सबके लिए, चाहे कोई भी हो। आर्टिकल 15 क्या बोलता है दोस्तों, 14 का 15 का धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो इसके तरफ क्या है कि आप किसी को नौकरी मतलब किसी को नौकरी का अधिकार जो उसकी न जाति या रिलीजन या कास्ट जो सेक्स ये नहीं दे सकते। राज्य केवल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों इसके अलावा हमें पता होना चाहिए, इसके बाद जो है ये इसमें एक चीज़ और है कि इसमें आर्टिकल 15(3) और 4 के अंदर गवर्नमेंट मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड। जैसे दोस्तों आपको पता है गवर्नमेंट जब बहुत सारी स्कीम लेके आती है वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, तो ये भी जो आर्टिकल 15 का ही हिस्सा है, हमें पता होना चाहिए। फिर आर्टिकल 16 पे आते हैं, राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के अवसर की समानता होगी। इसमें बताया गया कि जैसे राज्य में कोई वैकेंसी निकलती है तो बाकायदा क्या उसे एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, मतलब पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, पेपर में निकालनी पड़ेगी, अपनी साइड पर निकालना पड़ेगा, पेपर के अंदर निकालना मस्ट है, ज़रूरी है, सबको पता चलना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे अपने ही रिश्तेदारों को या अपने भाई भतीजावाद को यहाँ पे भी लागू कर दिया जाए। इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा अच्छा ये आर्टिकल 15-16 जितने भी हैं।
आर्टिकल 17 है दोस्तों। इसमें क्या अनटचेबिलिटी ऑफ एवोल्यूशन, इसमें क्या है जैसे छुआछूत को हटाने का प्रावधान है। इसमें क्या है को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। अस्पष्टता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता का प्रवर्तन कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। तो इसमें अनटचेबिलिटी को जो हटा दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा आर्टिकल 17 के बाद 18 पे आते हैं। 18 पे क्या है उपाधियों का अंत। कोई उपाधि सैन्य या शैक्षणिक के आधार राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। तो उसमें क्या है कोई टाइटल हो तो वो जो है ना इंडिया में मान्य नहीं है। इंडिया मान्य भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेश राज्य किसी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा दोस्तों। जो हम देते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये नेशनल अवार्ड है, ये टाइटल नहीं है दोस्तों। याद रखने पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कर देता है ये आर्टिकल जो लोगों को। तो ये क्या हमारे ये अवार्ड है, इसने टाइटल के लिए मना किया दोस्तों, अवार्ड के लिए नहीं। इसके अलावा दोस्तों हम आते हैं राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके 1922 तक, आर्टिकल 19 से 22 तक आता है, जिसमें आर्टिकल 19 की बात करते हैं। तो पहले जो हमारे राइट टू फ्रीडम थे वो 7 थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार हटा के जो है लीगल राइट बता दिया गया दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले सभी नागरिकों को अधिकार होगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पीएम मोदी जो हैं वो बिलोंग करते हैं गुजरात से, और इसके अलावा भाषण कहीं पे भी दे सकते हैं, मतलब वही नहीं कोई आदमी जो कहीं पे जाके जो भाषण दे सकता है, ये उसका अधिकार है दोस्तों। इसके अलावा क्या है जैसे भाषण देगा तो लोग भी आ सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं बिना हथियार के। संघ या यूनियन बनाने का, जैसे आपको पता है बहुत सारी इंडस्ट्री में जो यूनियन बन जाती हैं, संघ में आते हैं, तो कि हमारा क्या ही मौलिक अधिकार है। पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी आप घूम सकते हैं, कोई नहीं आपसे पूछेगा कि आप कौन से स्टेट से हो और कहाँ से हो। भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करें, कहीं पे रह सकते हैं, बसने का अधिकार। और लास्ट वाला किसी पेशे का अभ्यास, आप कुछ भी बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो या ऑक्यूपेशन करते हो, कहीं पे भी जाके कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा आर्टिकल 20 की बात आती है। तो अपराधों के संबंध में संरक्षण, किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के आरोप में कानून के अलावा किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जो कि कानून के तहत दोषी ठहराया गया हो उससे अधिक जुर्माने के अधीन नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसी के अपराध में उसे दोषी ठहराया जाए। ये नहीं है कि एक अपराध किया उसने दूसरा दोषी ठहरा दिया गया दूसरा। तो दोस्तों इसके अलावा किसी मतलब वही बात कर रहे हैं आर्टिकल 20 की, किसी भी व्यक्ति पर एक ही बार से अधिक अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। किसी एक व्यक्ति ने एक बार से अधिक अपराध कर दिया, यदि कोई आदमी 7 मौत कर दे तब भी उतना ही है, या 1 मौत करे तब भी उतना ही है। तो ये हमारे कुछ लूप होल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के और हमारे उसके। किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जैसे दोस्तों आपको मूवी में दिखाया जाता है कि उसी पिटाई कर दी जाती है, उसी को गवाह बना दिया जाता है, पर ऐसा क्या किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया सकता। मजबूर नहीं मतलब किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया सकती। आर्टिकल 21 क्या कहता है, जीवन और व्यक्तिगत उदारता का संरक्षण। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताएगा दोस्तों। आर्टिकल 21 है शिक्षा का अधिकार। दोस्तों जो 6 से लेकर 14 तक राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को इस तरह से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसे राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। तो ये क्या है राइट टू एजुकेशन है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है दोस्तों। पूछा जाता है आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए होता है दोस्तों। इसके अलावा आर्टिकल 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से बचाव। तो दोस्तों इसमें बताया गया गिरफ्तारी से कैसे बच सकते हो, मतलब क्या आपके जो अधिकार हैं। गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को बिना सूचित के हिरासत में नहीं लिया जाएगा। जैसे सपोज कर मैंने कुछ अपराध कर दिया तो मुझे पहले सूचित किया जाएगा, उसके बाद ही मुझे पुलिस लेके जाएगी। गिरफ्तार किए किसी व्यक्ति को बिना सूचित के हिरासत में नहीं लिया जाएगा। जैसा भी हो गिरफ्तारी का आधार बनाया जाएगा और न ही उसे परामर्श के अधिकार से वंचित किया जाएगा तथा साथ ही उसका पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा तथा उसे विधिक व्यक्ति से मिलने दिया जाएगा। तो इसमें यह बताएगा जैसे कोई अपराध कर दे तो उसके लिए वो जो अपना वकील रख सकता है। इसके अलावा उससे मिलने के लिए जो लोग आना चाहें उनसे मिल सकते हैं। उससे क्या है उसे गिरफ्तार करने पहले उसे सूचित किया जाएगा। हिरासत में लिया गया प्रत्येक व्यक्ति किसी गिरफ्तारी को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।
दोस्तों ऐसा करना अनिवार्य है कि आपने किसी को यदि गिरफ्तार कर लिया है तो आपको 24 घंटे के अंदर समझ मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। यदि संडे रहता है अगले दिन तो बात अलग रहती है। तो उस केस में क्या होता है, संडे की वजह से जो छुट्टी पड़ जाती है, जिससे गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक के समय को शामिल नहीं किया जाएगा तथा मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना उक्त अवधि से अधिक समय तक बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। तो इसमें क्या मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना है और बिना उसके अनुमति के आप ज़्यादा लंबे टाइम तक उसे नहीं रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों क्या है, आर्टिकल 23, इसमें क्या, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, मानव विरागी और बाल श्रमिका का निवेश, मानव और भिखारियों अन्य समान रूप से जबरन यातायात प्रबंधित है और इस प्रावधान का कोई उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है ह्यूमन बींग और फोर्थ लेबर के लिए मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का रोकना है। इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा प्रदान करने से नहीं रोकेगा और ऐसी सेवा को लागू करने से राज्य केवल धर्म, जाति या जाति वर्ग या उनमें से किसी पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इसमें क्या है कि ये जो है रोकने के लिए ह्यूमन बींग और फोर्स लेबर के लिए, जैसा कि आप दोस्त लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है बहुत सारा काम जो है फोर्स लेबर करती है, जैसे कोयले का, खदानों का, तो बहुत जगह जो है फोर्स लेबर करती है, ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते आप किसी से काम। इसके अलावा आर्टिकल 24 क्या, बच्चों के कारखाने में नियोजित का प्रतिषेध, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा क्या है कि इन फैक्ट्री, तो 14 वर्ष तक के कम के बच्चों को कारखाने आदि में मना कर रखा है। मतलब उसमें नोटिस आपने देखा हो, किसी कंपनी में नोटिस चिपका दिया गया था 14 वर्ष के कम बच्चे को यहाँ पर कार्य नहीं करने दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों। इसके अलावा आर्टिकल जो 25 से लेकर 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो उसमें आर्टिकल 25 का है विश्वास और अंतकरण धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपको जो है ना अपने धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में पूछा गया था कि ये सरदार जो है ये दाढ़ी या पगड़ी जो पहनते हैं किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो ये आर्टिकल 25 के अंदर आता है, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है। जैसे आपने हिंदुओं में देखा होगा, मुसलमानों में देखा होगा, लोग दाढ़ी रखते हैं, हल्की सी मूंछ नहीं रखते, सरदार जो होते हैं वो लंबी दाढ़ी रखते हैं अपनी। तो हर धर्म के अनुसार जो आदमी अपना रूप रख सकता है, इसमें क्या धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है। अब आर्टिकल 26 पे आते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसमें क्या कुछ भी आप काम कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा लंगर चलता है, हिंदुओं में बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, ऐसे मुस्लिमों में बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। जैसे हिंदुओं में भंडारा चलता है और मुस्लिम में जो है वो रोज़ा वगैरह चलता है। तो आपके धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता कुछ भी कर सकते हो। आर्टिकल 27 क्या, धर्म के प्रचार के लिए कर के सजाएँ से स्वतंत्रता। इसमें क्या, धर्म के प्रचार के लिए आप कर आपकी मर्जी हो तो आप दे सकते हो किसी रिलीजन पर उसे क्या प्रमोशन नहीं किया जा सकता। किसी भी आर्टिकल 20 से धर्म के किसी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिनमें से आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए खर्चों के भुगतान में विशेष रूप से विमोचित है। आर्टिकल 20 क्या, शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशन या पूजा करने की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या है, जैसे आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या फिर तो वहाँ पे आप चाहो तो मंदिर बनाओ, चाहो तो मस्जिद बनाओ, तो आपकी खुद की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी कर सकते हो। आर्टिकल 29 का कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसमें क्या अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। इसमें क्या है कि भारतीय मतलब अल्पसंख्यक में ऐसे बोलते मुस्लिम हो गए हमारे देश के अंदर, जैन हो गए, क्रिश्चियन हो गए या पारसी हो गए या फिर सरदार हो गए, भारत के किसी भी हिस्से या क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। जैसे कि आप सब लोग सभी जानते हैं, जैसे भाषा कैसी होगी, जैसे हिंदू लोग जो है वो अपनी जो है संस्कृत सीख सकते हैं, मुसलमान जो अपनी उर्दू सीख सकते हैं, सरदारों की कोई लैंग्वेज होगी वो सीख सकते हैं, क्रिश्चियन की लैंग्वेज है तो वो है। तो उनमें क्या है, आप कुछ भी सीख सकते हैं, अपना कल्चर कुछ भी अपना सकते हैं, क्या संरक्षण का अधिकार होगा। और आर्टिकल 30 का शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और स्थापना के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो ये क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अल्पसंख्यक में कौन आ गए, आपके मुस्लिम आ गए, क्रिश्चियन आ गए, जैन आ गए, बुद्धिस्ट आ गए, पारसी आ गए, क्रिश्चियन आ गए। सभी अल्पसंख्यक चाहे वो धर्म या भाषा के आधार पर हो, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। जैसे कि आपको सभी लोगों को मालूम है, जैसे कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम भाई हैं वो जो हैं अपना अलग मदरसा में पढ़ते हैं
और बहुत सारे संस्कृत कॉलेज हैं, वहाँ पे अपने हिंदू भाई बहन लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे जो है ना वो हैं जो सिख जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं पगड़ी बांधते हैं, अपने गुरुद्वारा अपने साथ एक कनाल रखते हैं। तो अपने अपने धर्म के साथ कुछ भी रख सकते हो। आर्टिकल 32 को हम क्या कहते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स को कोई हनन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 इस भाग द्वारा प्रत्येक अधिकारियों के प्रवर्तन के लिए उपचार, इस भाग द्वारा प्रबद्ध अधिकारियों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अधिकृत कर सकते हैं। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 लगा सकते हैं। इन्हें हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोला जाता है। आर्टिकल 33 क्या है, सशस्त्र बलों के लिए इस भाग में दिए गए अधिकारों को लागू करने की संसद की शक्ति आदि। तो आर्टिकल 33 का सशस्त्र बलों, जैसे आप जानते हैं आर्म्ड फोर्सेस का जो एक्ट लगता है, ये हमारे बहुत सारे स्टेट के अंदर लगता है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, तो हमारे मूलभूत अधिकार नहीं, राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम है जो संसद द्वारा लगाया जाता है, और ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगाया जाता, कुछ एरियाओं में लगाया जाता है। जैसे आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर और अपने जम्मू कश्मीर के अंदर ये लगाया हुआ है। अभी मार्शल लॉ, आर्टिकल 24 मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में इस भाग द्वारा प्रति अधिकारों में प्रतिबंध है। तो मार्शल लॉ जहाँ लग जाएगा वहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो हनन हो जाएगा। इस भाग के प्रावधानों को लागू करने के लिए विधायकों द्वारा कानूनी प्रक्रिया का निर्धारण। दोस्तों इसके अलावा हमें पता होना चाहिए इमरजेंसी यदि लग जाती है तो इमरजेंसी के केस में जो ये आर्टिकल 20 और 21 जो है इन्हें हम हटा नहीं सकते, हड़ताल का अधिकार नहीं है हमारे देश के अंदर, तो उन्हें हम हटा नहीं सकते। दोस्तों ये जो मैंने आज जो आपको डिस्कस कर दिए अपना जो है अभी हम डिस्कस कर दिए आर्टिकल तक। हम पहला जो आर्टिकल पढ़ा है वो पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। हमें दोस्तों ये पता होना चाहिए पार्ट फर्स्ट में इंडियन एंड यूनियन टेरिटरी, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, और थर्ड वाला जो है पार्ट थर्ड जिसमें फंडामेंटल राइट आता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हम वेराइटी की बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वलिटी, फिर राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक, और राइट टू रिलीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, और कल्चरल एंड माइनॉरिटी का आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। दोस्तों ये हमें याद करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब अगले भाग में हम पॉलिटी का अगला सेशन लेंगे, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी होगा। थैंक यू दोस्तों।